के साथ नेहा दुबे। बात होगी बिहार में राजनीतिक करवट के साथ ही किस तरह की सियासी रवानगी देखने के लिए मिल रही है, ये आपको बताएंगे। दरअसल इसी कड़ी में जब लालू यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी साजिश रच रही है, 2024 में बीजेपी का देश से सफाया हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव 25 सितंबर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, यानी कि सोनिया के दिल्ली दरबार बिहार के दोनों दिग्गज पहुंचेंगे और फिर राज्य की रणनीति और समीकरणों पर चर्चा होगी। वैसे नीतीश एक दौरा दिल्ली का कर चुके हैं और विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अब ममता बीजेपी पर कुछ मुलायम दिखाई दे रही है और अमित शाह ने मिशन पूर्वांचल में दहाड़कर नीतीश पर निशाना साधा। जाहिर है सियासी सरगर्मियां बढ़ रही है और साथ में तेवर भी जमकर तल्ख हो रहे हैं। अब जब कांग्रेस का नया प्रधान कमान संभालेगा तो पार्टी किस तरह से बिहार में अपने सहयोगियों के साथ समीकरण बनाती है, इस पर भी सभी की निगाहें होगी। दरअसल नीतीश कुमार से पहले केसीआर, प्रशांत किशोर, केजरीवाल सभी एकजुट करने की कोशिश भी में जुटे हुए हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं। माना जा रहा है कि देश स्तर पर एक नया समीकरण तैयार किया गया। मुस्लिम, यादव और कुर्मी का ये समीकरण अलग आकार लेता है तो अगले चुनाव में 150 सीटों पर बीजेपी यानी कि मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है, उसकी परेशानियां बढ़ सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार दौरे के दौरान अमित शाह ने अपने 31 मिनट के भाषण में 22 बार नीतीश लालू का नाम लिया, 10 बार से ज्यादा जंगल राज की याद दिलाई। वहीं उन्होंने एक बार फिर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और न ही उन्होंने तेजस्वी का जिक्र किया। इसका सबसे बड़ा कारण युवाओं के बीच तेजस्वी की लोकप्रियता को माना जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरह बीजेपी के अगड़ा वोट बैंक में तेजस्वी ने सेंधमारी की, इससे भी पार्टी पूरी तरह से सतर्क है। चुनाव अभी 20 महीने दूर हैं। ऐसे में बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से अमित शाह के इस अभियान ने कई लोगों के जहन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई नीतीश मोदी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार मोदी के मिशन 2024 में बड़े विरोधी के रूप में उभर रही हैं? वैसे आपको बता दें कि बिहार में ध्रुवीकरण के लिए सबसे पहले सीमांचल सबसे मुफीद इलाका है। वैसे राहुल के साथ ही आपको बता दें कि अब तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ दक्षिण से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं अब विरोधियों को एकजुट करने की कोशिशों में लालू, नीतीश लग गए हैं। बिहार में ध्रुवीकरण के लिए सबसे सीमांचल जो इलाका है वो मुफीद माना जाता है। वैसे लालू यादव, सोनिया गांधी और नीतीश कुमार की इस मुलाकात का बिहार की राजनीति और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बड़ा असर देखने को मिलेगा, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, तो आपको बता दें कि बिहार के मद्देनजर ही कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जो मुलाकात होने वाली है कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाएंगे। सोनिया से मिलेंगे राहुल और माफ कीजिएगा लालू यादव और नीतीश कुमार। साथ ही आपको बता दें कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिहार में राजनीतिक करवट के साथ ही नई सियासी रवानगी देखी जा रही है और इसी कड़ी में जब लालू यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी साजिश रच रही है और 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आनंद शंकर जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है रत्नाकर जी। मनीष नंदन जी हमारे साथ है, मीडिया प्रभारी हैं जेडीयू के। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। और साथ ही साथ फैजुर रहमान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है आरजेडी के। आपका भी बहुत स्वागत है। फैजुर रहमान जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, कमल नहीं खिलेगा। कैसे आपको इतना आत्मविश्वास है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा?
कहने का तात्पर्य ये है कि जो हालात आज पूरे हिंदुस्तान में बना बैठा हुआ है, आज पूरी महंगाई से पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, करप्शन बढ़ा हुआ है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की सरकार गिरती है, सरकार गिरी हुई है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 80-81 रुपये पहुंच गया है। तेल का दाम 100 रुपये लीटर हो गया है, 100 से ऊपर हो गया है। खाद्य पदार्थ का दाम 50% से ज्यादा, 100% से ज्यादा बढ़ चुका है। आम आदमी त्रस्त है। पूरा का पूरा बिहार और पूरा का पूरा हिंदुस्तान आज त्रस्त है। आप देख सकते हैं आज सीमांचल में कल अमित शाह जी आए हुए थे। उन्होंने पूर्णिया में बड़ा जोर शोर से बोला कि मैं यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहा हूँ। एक भी लोगों ने ताली नहीं बजाई। उनको बोलना पड़ा कि आप लोग ताली बजाइए। ये हालात उनका है। पब्लिक भी अब समझ चुकी है, जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ बोलने वाले हैं, करने वाले कोई नहीं है। और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने विगत दिनों काम किया है, तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, काम करते आए हैं। जिस तरह से लालू यादव ने अपने कार्यकाल में 15 सालों तक सामाजिक न्याय की बात की, आज तेजस्वी यादव आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। इसी बिना पर मुझे पूरा उम्मीद है और आज लोगों को उम्मीद बन बैठा है महागठबंधन से। देश जो निराशा की तरफ जा रहा था, वो निराशा आज खत्म हो रही है। एक नया चेहरा, एक नया आस मिल रहा है लोगों को। जिस तरह से लोगों को लग रहा था कि बीजेपी पूरी तरह से हिंदुस्तान पे काबिज होती जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, यहाँ पर बीजेपी को यहाँ से भगाया। उससे विपक्ष में जान आ गया। पूरा का पूरा हिंदुस्तान में विपक्ष में जान आ गया है। ठीक है, ये विपक्ष में जो जान आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ा सकती है आनंद जी? बिल्कुल मुसीबतें बढ़ा सकती है। आनंद जी देखिए नेहा जी, दिवस स्वप्न देखने में कोई लोग देखें दिवस स्वप्न, ये इनके जो नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी पर राज किया है, वो किस हालात में है और न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका और लोकतंत्र ने उनको क्या अभी सजा दी हुई है वो इनको पता। अगर वो दिमाग में होता तो ये उलूल जुलूल की बातें वो नेताजी नहीं करते। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ काम की बात पे वोट मांगने जाते हैं। और जनता का आशीर्वाद आज भारतवर्ष में अगर लगभग 15-17 राज्य में सेवा करने का मौका मिला है तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे काम के ऊपर। अगर ये जुमलेबाजी होती नेहा जी तो आप भी समझ सकती हैं कि जुमलेबाजी से आप 2-4 लोगों को बरगला सकती हैं, भरमा सकती हैं काम के बदौलत। अगर मैं आपको लिस्ट गिनाना चाहूं तो बिहार की लिस्ट मेरे हाथ में है। अभी मैं अगर दिखाऊं तो हाईवे पे कितना काम हम लोगों ने बिहार में किया, विद्युत को लेके हम लोगों ने कितने पैसे बिहार में दिए, उज्ज्वला योजना को लेके, मनरेगा को लेके, किसान सम्मान निधि को लेके, और एयरपोर्ट की जो बात ये सज्जन कह रहे थे, देखिए वो एयरपोर्ट आर्मी का, डिफेंस का एयरपोर्ट था पहले के टाइम में। अभी उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक पे तैयार कर रहे हैं क्योंकि वो बॉर्डरिंग इलाका है, वहां से कम्युनिकेशन इजी रहेगा, उस इलाके के सारे लोगों की अपलिफ्टमेंट बढ़ेगी। इन लोगों ने तो ये टकटकी लगाई थी कि भाई अमित शाह जी जाके और कुछ इन लोगों के मन की बात करें, जो सांप्रदायिक ये ध्रुवीकरण की बात करते हैं ये लोग। लेकिन हम लोगों के मुंह से एक बार भी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने भारत के विकास की बात की। उन्होंने बिहार विकास में की बात कहाँ की? बात तो की अमित शाह ने 31 मिनट के भाषण में 22 बार नीतीश और लालू पर निशाना साधा। बिल्कुल वो सच्चाई है नेहा जी। जंगल इतना डर क्यों लग रहा है सर? करते ना विकास की बात। ये तो कह रहे हैं, अभी आपने तेजस्वी यादव का ट्वीट देखा, वो कह रहे हैं कहाँ है 15, ये तो कॉमेडी शो हो गया। ये तो कॉमेडी शो करके चले गए अमित शाह। अब जो कॉमेडियन है वो कॉमेडी शो ही कहेंगे ना। भारत के गृह मंत्री को अगर कॉमेडी शो कह रहे हैं, आप बताइए नेहा जी, जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो शब्द का प्रयोग किया वो भारत की न्यायपालिका का दिया हुआ शब्द है। वो उच्च न्यायालय ने बिहार में जंगल राज की बात की थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी, एक बात। और नीतीश कुमार जी का जो नाम लिया और जो उन्होंने कही वो लालू जी के हवाले से, लालू जी ने इनको पलटी मार, पलटू चाचा, पता नहीं क्या क्या कहा था, तो उन्होंने उस संदर्भ में कई बात। आप बताइए नेहा जी, भारत के लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ है कि पिछले 8 वर्षों में 8 बार मुख्यमंत्री वही रहे हों? कभी किसी पे, इनको किस पे भरोसा रहा है? अपने संस्थापक आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस को नीतीश कुमार जी ने पदस्थ किया, उसके बाद वो सब चीजें तो ठीक है, वही सब चीजें कल अमित शाह ने बोली है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है ना सर कि उन पे विश्वास आप लोगों ने क्यों किया जब आपको पता था कि इतने धोखेबाज है? मैं लौटती हूँ। बहुत अच्छा सवाल। नहीं 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको इसका एक तार्किक उत्तर दे देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ थी। तो जो 14 करोड़ लोग रोज प्रताड़ना की जिंदगी जी रहे थे जंगल राज का, जो लालू जी का तथाकथित जंगल राज था, जिसके एवज में अभी वो जेल की सजा काट रहे हैं,
उससे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक गठबंधन किया, जो हमने अपने तरफ से पवित्र और नेक गठबंधन किया। लेकिन उनके मन में कुछ और ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने लग रहे हैं। उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं। बिहार कितने आपराधिक चीजों में डूबा हुआ, और इनको दिल्ली में और कहां पे घूम घूम के प्रधानमंत्री के मुंगेरी लाल के सपने लेने हैं, तो लेते रहे। ठीक है मनीष जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है क्या? कल तो रैली में अमित शाह ने पूछा भी कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वहां पे मौजूद जो जनता थी उन्होंने बोला नहीं बन सकते हैं। तो क्या ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने? आनंद जी तो यही बता रहे हैं। मनीष जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है? मैं कुछ समय पहले ले जाना चाहूंगा जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में अछूत माना जाता था, तो हमारे ही संयोजक थे माननीय जॉर्ज फर्नांडिस जी। उन्होंने एनडीए का गठन किया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी बहुत सारे गठबंधन दलों को लेकर के। वो सारे गठबंधन दल कहाँ हैं आज? वो सारे दल कहाँ हैं जो कि मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे? ठीक है, उसके बाद अब बिहार में फर्नांडिस की बात कर रहे हो, उन्होंने तो ये भी कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं, वो भूल गए आप? तो बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने। माननीय नरेंद्र मोदी जी की यात्रा में सबसे बड़े सहयोगी उनके जो पॉलिटिकल यात्रा थी उसमें कौन थे? आडवाणी जी। कहाँ है आडवाणी जी? मुरली मनोहर जोशी जी। कहाँ है मुरली मनोहर जोशी जी? यशवंत सिन्हा जी। तो ये जो ये चीज है कि जो अपने को ही जो खा जाए, ठीक है, वो सहयोगी दल का क्या करेंगे और विपक्ष का क्या करेंगे और देश की जनता का क्या करेंगे? जॉर्ज फर्नांडिस ने तो ये भी कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। ललन सिंह ने कहा था ये बात, जो अभी जॉर्ज फर्नांडिस जी ने पत्र लिखा था, उन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, ये लिखा था उसके अंदर जॉर्ज फर्नांडिस ने। जॉर्ज फर्नांडिस जी और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में भी जॉर्ज फर्नांडिस जी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके पॉलिटिकल करियर में भी जॉर्ज फर्नांडिस जी को की बहुत सम्मान करते हैं नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी को अभी जॉर्ज फर्नांडिस जी बहुत सम्मान करते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं केंचुल छोड़ते हैं। देखिए, सब भूल गए आप लोग। पलटू लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार जी का क्या योगदान है, मैं कुछ याद नहीं दिलाना चाहूंगा, हर किसी को पता है। ठीक है, और दिल्ली तक की दौड़ क्यों लगाई जा रही है? वाकई जब आप लोग कहते थे कि इतनी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, आप कहते हैं नीतीश कुमार महत्वाकांक्षाएं नहीं रखते हैं, ये दिल्ली तक की दौड़ क्यों लगाई जा रही है? कभी राहुल गांधी से मिलते हैं, अब सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। चाहूंगा महत्वाकांक्षा कहाँ है? जब ये दौड़ लग भी रही है उस समय भी वो बराबर क्या कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद के दौड़ में नहीं हूँ, किसी भी तरीके से दौड़ में नहीं हूँ। जब देश की जनता त्रस्त है महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का ये काम है कि वो देश की जनता को किसी तरीके से इन मुद्दों से निजात दिलाए। तो ये मुद्दे किसके कारण है? जिस तरह से कुशासन चल रहा है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का, और जिस तरह से जदयू और महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए बिहार में कोशिश की जा रही है, ये ब्रांडिंग करके जंगल राज है। जबकि इतने बलात्कार की घटनाएं लाइन से उत्तर प्रदेश में गिना दीजिए 7-8 घटना। बेगूसराय को भूल गए क्या? बेगूसराय अभी हाल ही का मामला है, उससे पहले जो शराब पी के लोग मर रहे हैं उसको भूल गए क्या? आप लोग कहते हैं शराबबंदी है, शराब पी नहीं सर, लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये तीसरा समीकरण कैसे बन रहा है रत्नाकर जी? क्या वाकई अब कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके, इसलिए अब बैसाखी की जरूरत पड़ रही है क्या? पार्टियों से गठबंधन करना, इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी जो है अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना एनडीए का कुंबा बनाया था तो 47 पार्टियों का गठबंधन किया था। यह डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी वहाँ पे स्थिति कैसी है। ये सारी स्ट्रेटेजी तब बनाई जाती है जब चुनाव होने को रहते हैं, सारी चीजें। फिलहाल जो काम किया जा रहा है वह यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से, जिस प्रकार आज जनता त्रस्त है, उनके महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, किसानों के जो आय घटते जा रहे हैं, ये सारा जो मुद्दा है, उन मुद्दों पे जो ये नाकाम होते जा रहे हैं, उनसे जनता को निजात कैसे दिलाना है। और उसको निजात दिलाने के लिए हम ये चाहते हैं, बड़े भाई होने के नाते और एक बड़ा राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, कि सारे क्षेत्रीय दल जो है हमारे साथ जुड़े और उसके खिलाफ, इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़े। ऐसे में अगर आप छोटी भूमिका में भी होगी तो चलेगा? नीतीश कुमार को बड़ा कर देंगे क्या? नहीं, नीतीश कुमार को बड़ा या किसी को छोटा करने का प्रश्न नहीं है आज। देखिए, ये जो आप लोग जो एक अनुमान लगा रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, नीतीश कुमार चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, चेहरा कौन होगा विपक्ष का?
हाँ तो सुन लीजिए, आप लोग का जो कयास लगा रही है, नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूँ। राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई अपने तरफ से वक्तव्य नहीं दिया कि वो प्रधानमंत्री पद के रेस में है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो वो उस समय 2024 में जब जिस तरह से परिणाम आएंगे, जो सबसे बड़ा दल होगा उसके हिसाब से ये देखने को मिलेगा कि और सारी पार्टियों के सहमति से कौन दल का नेता बनेगा, ये चुनाव किया जाएगा। आज ये डिस्कशन करना बिल्कुल बेमानी है। आज डिस्कशन इस पे होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इतनी खराब क्यों हो गई है, ये क्यों सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं, जिससे कि आज आम जनता जो है त्रस्त और परेशान है। देखिए, मैं आपको अभी जेडीयू की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि जब भी हवाई जहाज का नाम, हवाई अड्डा का नाम लिया तो किसी ने ताली नहीं बजाया। वो किस लिए नहीं बजाया, वो मैं तो जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, जब ये मोदी जी जब ही यही चुनाव का प्रचार कर रहे थे 2014 में, तो ये कहते थे कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे। लेकिन परिस्थिति क्या हो गई, कोविड में हवाई चप्पल तक छीनने का काम कर दिया इन्होंने। 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं हुई। ये परिस्थिति पैदा कर दिया। महंगाई जो है 45 साल में सबसे ज्यादा, बेरोजगारी आज सर्वोच्च स्तर कर दिया। तो आज आम आदमी के बारे में ये सोच नहीं रहे हैं और सपने दिखा रहे हैं कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में ये सीमांचल दौरे से कितना फायदा होगा आप लोगों को, आनंद जी? और महत्वपूर्ण ये भी है कि मैं लौटती हूँ, फिर आऊंगी। सवाल इस बात को लेकर भी है, ये जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर मुस्लिम, यादव और कुर्मी का ये समीकरण आकार लेता है तो अगले चुनाव में तकरीबन 150 सीटों पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चिंता बढ़ा रहा है ये समीकरण। नेहा जी, ये लोग जितना मर्जी खिलाफ कर लें, भारत की जनता अब जात धर्म से ऊपर उठ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 135 करोड़ लोगों के अपेक्षा के ऊपर चल रही है। यहाँ कहीं भी आप जो नाम ले रही हैं, दलित, मुस्लिम, कुर्मी, यादव, हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं बराबर। ये चाहे जितना मर्जी ये लोग प्रोपेगेंडा फैला लें या भानुमति का कुनबा जोड़ लें, अब देश की जनता इनके इस ख्याली पुलाव में पकने वाली नहीं है। देश की जनता को एक स्थिर सरकार चाहिए और वो स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी मजबूती से दे रही है। ये लोग अपने दंभ में रहे, अपने जातीय कार्ड खेले, लेकिन भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जुड़ी हुई है। आज आप देखिए, पूरे विश्व में भारत की डंका बज रही है, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि इन लोगों ने एक धर्म का, नहीं, वो कह रहे देश में दिख जाए, पहले विश्व की तो बात की बात है। वो कह रहे देश में नहीं दिख रहा, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। वो तो इन बातों का जिक्र कर रहे हैं ना सर। आप किसकी बातों का भरोसा करिए जिनको पूरे भारत की सर, मैं तो आंकड़ों का भरोसा करती हूँ। नहीं, आप मुझे किसी की बातों का भरोसा नहीं है सर, मैं तो आंकड़ों का भरोसा करती हूँ। मैं भी इस देश की वासी हूँ, मुझे भी दिखता है सर क्या चीजें हैं और क्या स्थिति है। आप देखिए ना, आंकड़े पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देश में बहुत सारी चीजें, आज पूरे विश्व में अगर आप आर्थिक रूप से देखें तो स्थिति अस्थिर हुई है, लेकिन भारत उसके बाद भी एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहा है और हो भी गया है। ये पूरा प्रूवन हो गया है। हर कोई, सबकी आमदनी भी बढ़ी है, नो डाउट महंगाई बढ़ी है, लेकिन सबकी आमदनी भी बढ़ रही है और उस हिसाब से भारत के लोगों की जरूर अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है। ठीक है सर, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, और रत्नाकर जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तो सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, आप मुखिया चेंज करने की बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष बदलेगा, तो ऐसे में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद जब दूसरा अध्यक्ष आएगा, नीति में भी परिवर्तन हो जाएगी, सोच में भी परिवर्तन हो जाएगा, या फिर गांधी परिवार से मिलने और बातचीत उसी हिसाब से चलेगी? रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष आना है, क्या मतलब इसका निकाले हम? नहीं, रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष का क्या मतलब है? जेपी नड्डा क्या रिमोट से चलते हैं? नहीं सर, आप लोगों के लिए कहा जाता है ना कि प्रधानमंत्री भी चलते नहीं करते हैं मोदी जी से और अमित शाह से। तो कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष बनेगा वो निश्चित रूप से गांधी तो सोनिया गांधी से मुलाकात की कोई मतलब नहीं है। सोनिया गांधी जी अभी वर्तमान की राष्ट्रीय अध्यक्षा है और उनसे मुलाकात करना कोई गलत नहीं है, और वो अपनी स्ट्रेटेजी को और नीतियों को डिस्कस जरूर करेंगे। जब नया अध्यक्ष आएगा उस समय यह देखा जाएगा कि किस प्रकार से जो है किससे मिलना होगा और किस तरह से रणनीति तय कर की जाएगी। तो इसको कोई सवाल नहीं है। मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र मेरे पास कह रहे थे। ये कह रहे थे कि इनका काम बोलता है, और ये काम बोलता है जिसकी वजह से ये 17 राज्यों में इनकी सत्ता आज बनी हुई है। मेरा प्रश्न ये है भाई साहब, जरा आपका काम बोलता है तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार सत्ता आपने हासिल किया है? महाराष्ट्र में आपने किस प्रकार सत्ता हासिल किया?
आपने कर्नाटका में किस प्रकार सत्ता हासिल किया, 17 राज्यों में ये भी है, जरा बता दीजिए। तो जनता सब जानती है कि आप किस तरह से सत्ता हासिल कर रहे हैं और अपने काम का जो है सबूफा दे रहे हैं कि हम काम करके जो है सत्ता में आ रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां आज देखने को मिल रही है। वही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक चीज और कहना चाहूंगा नेहा जी, खाली 10 सेकंड लूंगा कि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का कोई बिहार में कोई न चेहरा है न कोई चरित्र है। आप जिस दिन ये आज इन्होंने सीबीआई को फोर्सफुली जो है तेजस्वी यादव की अपील, एक सेकंड, तेजस्वी यादव की अपील जो है रद्द करने के लिए इन्होंने कहा है। सीबीआई किसके कंट्रोल में काम कर रही है? ये जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था उस दिन विपक्षी पार्टियों के ऊपर ये जो है ईडी और सीबीआई की जांच बिठा रहे हैं। नहीं तो ये बात तो कल अमित शाह ने बोल भी दी ना पूर्णिया की रैली में। मनीष जी, ये बात उन्होंने कही कि देखिए भले ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया हो लेकिन हंटर तो मोदी का ही चलेगा। इसके क्या मायने निकाले? ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप को कैसे ले जाना चाह रहे हैं? हंटर मोदी का चलेगा। हंटर वो क्या है? हंटर सीबीआई, ईडी, ये सारे हंटर है जो चलेंगे। ठीक है, सत्ता को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाए जा रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी या माननीय मोदी जी। ठीक है, ये चीज बिहार में नहीं चलेगी। बिहार पहले भी आंदोलन का क्षेत्र रहा है, चंपारण से चालू हुआ है, सत्याग्रह चालू हुआ, उसके बाद में जेपी आंदोलन हुआ और ये आंदोलन ये बड़े से बड़े सत्ता को, बड़े से बड़े अहंकार को गिराने का काम बिहार ने किया है। और बिहार से ये जो आग निकली है, आप देखिएगा 2024 में मोदी को सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी। ये जोड़ी कुछ कमाल कर देगी क्या आनंद जी? लालू नीतीश की जोड़ी, ये धुर विरोधी दो लोग जब मिल गए तो क्या पूरे देश पे कहीं ना कहीं शासन कर सकते हैं? देखिए, ये जो दो पवित्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस पवित्र आंदोलन के पुरोधा आदरणीय जयप्रकाश जी थे और महात्मा गांधी थे, जिनको सत्ता का लालच नहीं था, लोभ नहीं था। और ये इस आंदोलन की बात कर रही है लालू जी और नीतीश जी के पार्टी के लोग, जिन लोगों ने सत्ता के लिए अपनी क्या क्या नहीं गिरवी रख दी, अपनी बात से लेके अपनी सारी प्रतिष्ठा और बिहार की अस्मिता धूमिल कर दी। ऐसे लोग उस आंदोलन की बात करें, इनको शर्म आनी चाहिए। सर कौन नहीं करता? आप राजनीति नहीं कर रहे क्या? नहीं, हम कर रहे हैं ना, तो हम कहाँ किसी का ढाल बना रहे हैं? हम कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। और जनता का मैंडेट हमको मिल रहा है, हम जनता के आंगन में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हम कहाँ उसमें दूसरा एक कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं आज? हम तो खुल के कर रहे हैं। और ये जो कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे हैं, मुझे तो थोड़ा सा बड़ी दिल पे पत्थर रख के इनको कांग्रेस को डिफेंड करने आना पड़ता है यहाँ पे। आपका भाई साहब पूरे भारत में कोई चेहरा है क्या? बिहार में तो हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। हम लोगों की पार्टी किसी परिवारवादी को नहीं बनाती, एक कार्यकर्ता को कुर्सी पे बिठाएगी और वो उस विचारधारा के साथ बंधा रहेगा कि बिहार को विकासशील से विकसित राज्य बनाएगा। आपके पास कोई देश में चेहरा नहीं है। लेकिन ये तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में कब चुनाव लड़ी है? पिछलगू बन के घूमती है नीतीश कुमार की। सुनिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछलगू होके घूमती तो ये 43 सीट वाले को मुख्यमंत्री बनाती क्या? हमारी प्रतिबद्धता थी बिहार के जनता के साथ, इसलिए हमने नीतीश कुमार को बनाया था, क्योंकि हमने वचन दिया था। पलटी मार के ये भागे हैं। और एक और वही नीतीश कुमार कसम खा रहे हैं कि आपको सत्ता से हटाएंगे 2024 में, कमल मुरझा जाएगा। यही जोड़ी जो है वो कसम खा रही है। अब वाकई देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल के सामने आता है। इन्होंने कसम खाई थी और बिहार की जनता ने धकेल दिया था इनको, 2 सीट पे ला दिया था इनको। 14 में भी इन्होंने कसम खाई थी। मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। 10 सेकंड में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कमल फूल के सिंबल पे चुनाव लड़ती है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चुनाव हम लोग लड़े कमल फूल पे, उसके बाद पूज्य योगी जी की सरकार बनी और देखिए आज क्या हो रहा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हम लोग चुनाव लड़े, ऐसे ही हर प्रांत में मध्य प्रदेश में से चुनाव तो लड़े थे, लेकिन वो चुनाव में जीते कहाँ थे? वो कैसे आपने सरकार बनाई वो भी सभी के सामने है। और कोर्ट ने भी उस वर्डिक्ट पे मुहर लगाई थी। तो ये डिबेटेबल है, इस पे कभी हम लोग आराम से बैठेंगे तो मैं आपको पूरा फैक्ट दिखा दूंगा कि हम लोगों ने कैसे वहाँ पे दोबारा हम लोगों ने। बिल्कुल सर, वो दिखाना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे सामने चीजें थी वो भी हमने देखा है कि किस तरह से सरकार बनी। लेकिन बहरहाल मुद्दा यही था कि 2024 में आखिर जनता के दिल को कौन जीतेगा, क्योंकि विपक्षी एकता वर्सेस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी कहा जा सकता है। वाकई कौन जनता का दिल जीतने में कामयाब होता है, इस पर सभी की निगाहें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।